नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है सिल्वर स्क्रीन बॉलीवुड में। आज हम एक बहुत डरावनी फिल्म लेक मंगो की कहानी समझने वाले हैं। ये फिल्म एक परिवार की कहानी है जिनकी बेटी की डूबकर मौत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद उनके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं जो शायद भूत प्रेत से जुड़ी होती हैं। इसके साथ ही उन्हें एलिस से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत कम आंकी गई है, जबकि यह कई सबसे डरावनी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है, जैसे द एक्सॉर्सिस्ट और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। सवाल यह है, क्या ये फिल्म उन बड़ी डरावनी फिल्मों के साथ खड़ी हो सकती है? मेरे हिसाब से हाँ। इस फिल्म में एक अलग ही डर है जो आपको अंदर तक चुभता है। यह बाकी फाउंड फुटेज जैसी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। तकनीकी रूप से ये फाउंड फुटेज नहीं है, बल्कि एक नकली डॉक्यूमेंट्री की तरह लगती है जो इसे असली जैसा बनाती है। कहानी ऐसे चलती है जैसे कोई असली क्राइम डॉक्यूमेंट्री हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें भूत प्रेत जैसी चीजें शामिल होने लगती हैं। यही चीज इसे और ज्यादा असली लगने वाली बनाती है। फिल्म में सिर्फ डर नहीं है, बल्कि यह काफी भावनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। ये फिल्म बताती है कि जब कोई अपना अचानक चला जाता है तो परिवार क्या महसूस करता है और मरने के बाद क्या होता है। साथ ही ये एक गहरे फिलोसफिकल आइडिया सिम्युलेक्रम को भी छूती है, यानी असली और नकली के फर्क को। कहानी कई सवालों को छोड़ देती है जिनमें हम गहराई से उतरेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक मंगो की ओर, इसकी कहानी, ट्विस्ट और छिपे हुए मतलब को समझने और अंत को भी समझेंगे, जो आखिरी में एक बड़ा सरप्राइज देता है। शुरुआत में ही फिल्म में कुछ विरोधी विचार दिखते हैं, जैसे पुराने भूतों की तस्वीरें जिन्हें आजकल नकली माना जाता है। हमें एलिस की डरी हुई आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। एलिस का बॉयफ्रेंड भूतों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ये सब बस लोगों के दुख को कम करने का तरीका है। उसकी दोस्त किम बताती है कि कोई भी एलिस को असली में नहीं जानता था, क्योंकि वो कई राज छुपा कर रखती थी। एक फैमिली ट्रिप के दौरान एलिस अचानक गायब हो जाती है। पुलिस और गोताखोर उसे ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसका भाई मैट बताता है कि वे दोनों पानी में तैर रहे थे, लेकिन जब पानी ठंडा होने लगा तो वही किनारे आ गया। एलिस पीछे रह गई और फिर दोबारा नहीं दिखी। उस दिन का होम वीडियो देखने पर सब ठीक ठाक लगता है, सब खुश नजर आते हैं। परिवार को कहा जाता है कि वो घर चले जाएं जब तक कुछ मिलता नहीं। माँ को याद है कि घर जाते वक्त कार में एलिस की खाली सीट देखना कितना अजीब लगा। दादी दादा घर रहने आ जाते हैं और सभी को बस इंतजार करना पड़ता है। एलिस की माँ जून को लगता है जैसे वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अजीब लगता है। रात को एलिस का फोन कई बार बजता है, लेकिन वो नहीं उठाती। उसके दोस्त भी खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। सबको लगता है ये कोई मजाक है। किम को अजीब लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन एलिस अब नहीं रही। एलिस के पापा रसेल बताते हैं कि उन्होंने उस रात पोर्च की लाइट जलाई थी और अब भी जलाते हैं, ये सोचकर कि शायद वो लौट आए। उन्हें अब भी उम्मीद है, भले ही अंदर से उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर क्रिसमस ईव पर पुलिस की वीडियो आती है जिसमें डाइवर्स को एलिस की लाश मिलती है। रसेल को फोन आता है और वो पहचान के लिए फॉर्म साइन करते हैं। जून कार में ही रहती है क्योंकि वो एलिस को उस हाल में नहीं देखना चाहती। बाद में एलिस का अंतिम संस्कार होता है। सब दोस्त और परिवार वाले इकट्ठा होते हैं कि उसे खुश मिजाज और जिंदगी से भरी लड़की के तौर पर याद करती है, लेकिन उनका एक और दोस्त जॉर्जी कहता है कि इससे भी बुरा अभी आना बाकी है। 10 दिन बाद रसेल को घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एलिस के कमरे का दरवाजा अपने आप हिलता है। उसने कीड़े मकोड़ों वाले एक एक्सपर्ट को भी बुलाया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। दरवाजा कोड बंद होता रहा। फिर जून को डरावने सपने आने लगे, जिसमें वो देखती कि एलिस भीगती हुई उनके कमरे के बाहर खड़ी है और उन्हें घूर रही है। ये सपने बहुत डरावने थे। जून की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो नींद से बचने के लिए देर रात तक टहलने लगी थी। अजीब बात ये थी कि कभी कभी वो बिना किसी बुरे इरादे के अचानक किसी और के घर में घुस जाती थी, बस इसलिए कि वो कुछ देर के लिए किसी और की जिंदगी में रहना चाहती थी। रसेल, एलिस के पिता, इस सदमे से बचने के लिए खुद को काम में डुबो देते हैं। उन्हें अपराध बोध तो था, लेकिन वो बस अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते थे। उनके पुराने साथी फ्रेडरिक बताते हैं कि रसेल ने इस हादसे के बारे में कभी बात नहीं की, जो थोड़ा अजीब था।
लेकिन फ्रेडरिक भी मानते हैं कि हर कोई अपने अपने तरीके से दुख जताता है। रसेल को लगा था कि वो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एलिस के कमरे से आवाजें सुनी। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने खुद को वहाँ बैठा हुआ पाया। तभी एलिस अंदर आई और जैसे सामान्य दिनों में करती थी वैसे ही काम करने लगी, मानो वो उन्हें देख ही नहीं रही हो। तभी रसेल ने हल्की सी आवाज की और एलिस की हरकतें रुक गईं। अब उसे एहसास हो गया था कि उसके पापा वहाँ हैं। फिर उसने उनकी आंखों में सीधा देखा काफी देर तक और चिल्लाई, बाहर जाओ। रसेल को यकीन हो गया कि उसने कुछ असामान्य देखा है। फ्रेड से पूछा गया तो उसने भी माना कि रसेल जैसा आदमी ये सब बना नहीं सकता। उसने सच में कुछ देखा होगा, चाहे वो भूत हो या कुछ और। जॉर्जी ने चर्च से मदद लेनी चाहिए, लेकिन पामर परिवार धार्मिक नहीं था तो चर्च कुछ खास नहीं कर सका। जॉर्जी को मैट की चिंता होने लगी क्योंकि वो एलिस के बहुत करीब था। एक बार मैट के शरीर पर अजीब नीले निशान दिखे। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद वो निशान अपने आप गायब हो गए। मैट और उसके दोस्त स्टीव की एक बैंक थी। स्टीव ने नोट किया है कि एलिस के जाने के बाद मैट बहुत शांत हो गया था। मैट ने फोटोग्राफी को गंभीरता से लेना शुरू किया और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्लाइव से मिला। क्लाइव ने उसे कैमरा, लाइटिंग और तकनीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। बाद में उसने मैट को अपने स्टूडियो में काम भी ऑफर किया। मैट ने कई सालों से अपने घर के पिछवाड़े की एक जैसी तस्वीरें ली थीं, हर कुछ महीनों में एक ही जगह से। फिर एक तस्वीर में उसने कुछ अजीब देखा, एक धुंधली सी परछाई जो एलिस की तरह दिख रही थी, बाड़ के पास खड़ी थी। जब उन्होंने चेहरा जूम किया तो डर लगने लगा, ये वाकई बहुत भूतिया लगा। इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि जब परिवार ने ये तस्वीर देखी तो उनका क्या रिएक्शन था। मैट कहता है कि माहौल अच्छा तो नहीं था, लेकिन पहले से बेहतर जरूर हो गया था। अब उनके पास एक उम्मीद थी। फिर एक और आदमी सामने आता है जिसने डैम के पास एलिस जैसी आकृति देखी थी। जून ये देखकर हिल जाती हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद एलिस जिंदा है। रसेल को पता था कि एलिस की लाश उसने खुद देखी थी, पर तस्वीरों को देखकर वो भी थोड़े डगमगाने लगते हैं। परिवार एलिस की लाश कब्र से निकालकर डीएनए टेस्ट कराता है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। टेस्ट में कंफर्म होता है कि वो लाश वाकई एलिस की ही थी। रसेल को एहसास होता है कि वो दिल से चाहता था कि लाश किसी और की हो, कोई भी, बस एलिस नहीं। तो अब ये तय है कि एलिस मर चुकी है, लेकिन सवाल अब भी है, तस्वीरों में जो दिख रहा है वो क्या है। मैट को अब भी घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो कैमरा लगाता है। 13 जून की रात एक कैमरे में काली परछाई चलती दिखती है और जूम करने पर फिर डरावना चेहरा सामने आता है। इन सब चीजों से परेशान होकर जून एक साइकिक सलाहकार रे से संपर्क करती है। रे कहते हैं कि वो ज्यादातर बीमार और मरते हुए लोगों से बात करते हैं ताकि उन्हें लगे कि मौत ही अंत नहीं है। जून को रे से पहले ही मुलाकात में अच्छा महसूस होता है, उसे कुछ भी बनावटी नहीं लगता। रे उस मीटिंग को रिकॉर्ड करता है और जून को हिप्नोटाइज करता है, जिससे वो अपने घर से बाहर खुद को देखने का अनुभव करे। जून बताती है कि वो घर के अंदर जाती है एलिस के कमरे की ओर और देखती है कि एलिस उसके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी है, उदास। यह साफ होता है कि जून ही है जो इस साइकिक की मदद लेना चाहती है। रे सजेशन देता है कि सियान्स, भूतों से बात करने की प्रक्रिया की जाए। पहले तो रसेल मना कर देते हैं, लेकिन मैट उन्हें मनाता है और साथ में कहता है कि इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाए। सियान्स के दौरान रे को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन कोई खास संपर्क नहीं बन पाता। लेकिन जब वो फुटेज देखते हैं तो एक और बार एलिस की तस्वीर उसमें नजर आती है, बिल्कुल उसी पल जब रे किसी आत्मा से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। अब ये सब देखकर रसेल को भी लगने लगता है कि घर में कुछ न कुछ जरूर है, ये सिर्फ परछाइयां या डिजिटल गड़बड़ी नहीं हो सकती। रे और मैट मिलकर पूरे घर में कैमरे लगवा देते हैं जो 24 घंटे रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि बाहर के लोग अब सोचने लगते हैं कि रे की मंशा क्या है इस परिवार के साथ। असल में लोगों को कुछ भी न पता होने की वजह से अफवाहें और ज्यादा फैलने लगी। रे ने खुद को डिफेंड किया कि वो कोई पैसा कमाने वाला ढोंगी नहीं है, बल्कि वो सच में मदद करना चाहता था, खासकर मैट की। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उन्होंने घर में और भी डरावनी तस्वीरें कैद करनी शुरू कर दी। एक बार शीशे में, फिर हॉलवे में एलिस जैसी परछाई नजर आई।
पर इससे पहले कि परिवार ये सब प्रोसेस कर पाता, कहानी एक नए मोड़ पर चली जाती है। याद है डैम पर जिसने एलिस की फोटो ली थी? उसी दिन वहाँ एक और आदमी था जिसके पास वीडियो कैमरा था। उसने भी वही आकृति कैद की थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो जो पहले लड़की एलिस लग रही थी वो असल में मैथ्यू था। हाँ, वो एलिस की जैकेट पहनकर झाड़ियों में घूम रहा था और जब उसके पापा ने पूछा कि और क्या किया है तो उसने कबूल कर लिया है कि अभी तक जो भी एलिस की आत्मा की तस्वीरें या वीडियो दिखाए गए हैं सब फर्जी थे और उसी ने बनाए थे। उसने 2 तस्वीरों को मिलाकर क्लासिक स्पिरिट फोटो ट्रिक से काम किया था। वीडियो वाला पार्ट ज्यादा ट्रिकी था। उसने एलिस के पुराने होम वीडियो को टीवी पर चलाकर शीशे में रिकॉर्ड किया था, जिससे ऐसा लगे कि वो वहाँ है। असल में ये फिल्म की थीम को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक इमेज जिस पर हम यकीन करते हैं बाद में झूठ साबित हो सकती है। फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर हमें भी गुमराह किया। पहले जो भूत हमने देखा था वो असल में एलिस थी, लेकिन जब सच सामने आया तो वही सीन बदलकर मैथ्यू को दिखा दिया गया। बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया और ये पहली बार नहीं था जब हमें चौंकाया गया। हालांकि अब कोई भी सुपरनैचुरल चीज सच लगना बंद हो जाती है, लेकिन एलिस के साथ हुआ क्या था ये अब भी सवाल बना रहता है। मैट अपनी हरकतों को डिफेंड करता है, कहता है कि उसका मकसद किसी को धोखा देना नहीं था, बस कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। ये उस शुरुआती डायलॉग से जुड़ता है, डैश लोग भूत इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें उम्मीद मिल सके कि मौत अंत नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसकी वजह से उसकी माँ की हालत और बिगड़ी, वो मानता है कि शायद हाँ, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था। हाँ, इस सब की वजह से एलिस की बॉडी फिर से कब्र से निकालनी पड़ी, पर वो तो बस कंफर्मेशन थी उस चीज की जो पहले से ही पता था। इसके बाद मीडिया ने इस पूरे मामले पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन परिवार ने सबसे पहले मैट और एलिस की यादों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जून बहुत टूटी जब उन्होंने आखिरकार एलिस को जाने दिया, पर ये कभी खुलकर नहीं कहा क्योंकि जून के अंदर एक प्राइवेट नेचर है जो शायद एलिस में भी था। फ्रेड को लगता था कि माँ बेटे में ज्यादा बनी नहीं, लेकिन असल में शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत एक जैसी थी। जून की माँ आइरिस भी मानती है कि उन्हें खुद पर कभी पूरा भरोसा नहीं रहा और वो अपने बच्चों को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई। ये सारी चीजें शायद पीढ़ियों से चली आ रही हैं और एलिस की मौत में उनका भी कुछ न कुछ योगदान रहा। रे और मैट की दोस्ती और गहरी हो जाती है और दोनों मिलकर काउंसलिंग का काम शुरू करते हैं। अब मैट को भी एहसास होता है कि उसे एलिस की कितनी याद आती है और वो खुद भी उन क्लाइंट्स की तरह हो जाता है जो अपनों से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो लोग 2 कैमरे चालू छोड़कर जाते हैं। अब भी यकीन है कि उस घर में कुछ है। एक दिन बाद जब वो फुटेज देखते हैं तो फिर से एलिस की झलक मिलती है, जबकि मैट वहाँ नहीं था, यानी वो फुटेज फर्जी नहीं हो सकता था। इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद अभी भी कुछ है। जब उन्होंने पुराना सारा फुटेज फिर से देखा तो उसमें एक और आकृति दिखती है, कोई इंसान जो एलिस के कमरे में अंधेरे में बैठा था और ये मैथ्यू नहीं था। पता चलता है कि वो उनका पड़ोसी ब्रेट था। एलिस की मौत के 6 महीने बाद उसके कमरे में क्या कर रहा था? अब कहानी एक और राज की तरफ बढ़ती है, एलिस की गुप्त जिंदगी। जब जून एलिस का सामान देखती हैं, तो एक टेप मिलता है, शायद यही ब्रेट को चाहिए था। उसमें एलिस और पड़ोसियों के बीच का सेक्स टेप होता है और एलिस ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही होती। ये सब देखकर रसल को लगता है कि वो भी इस मौत का हिस्सा है। अगर एलिस इतनी अकेली न होती, इतनी बातें न छुपाती, तो शायद उसे उनसे बात करने का मौका मिलता और ये सब चल सकता था। एलिस के फ्रेंड्स को ब्रेट अच्छा लगता था। वो लोग अक्सर गर्मियों में उसके घर के पूल में नहाने जाते थे, जो अब थोड़ा डरावना और गंदा लगता है। ये हिस्सा फिल्म लेक मंको के रहस्यमय और इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ इशारा करता है, जहां हमें एलिस की मौत और उसके रहस्यों की गहराई का एहसास होता है। एलिस की सेक्स टेप सामने आने के बाद परिवार और दर्शक दोनों ही स्तब्ध रह जाते हैं। ये खुलासा सिर्फ उसकी मौत का नहीं, बल्कि उस भावनात्मक और मानसिक बोझ का भी संकेत देता है जो वे अकेले झेल रही थी। खासकर जब पता चलता है कि एलिस ने रे से संपर्क किया था, वो भी अपनी मौत से 5 महीने पहले। यह एक इशारा है कि वे यह पहले से ही किसी खतरे या डर को महसूस कर रही थी। जून को उसकी डायरी में एक डरावना सपना मिलता है, जिसमें एलिस अपने माता पिता को सोते हुए देख रही है और खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस कर रही है।
यह सपना और जून के अपने सपने एक जैसे हैं। एक तरह से माँ बेटी के बीच अजीब सा मानसिक जुड़ाव दिखता है। इसके बाद वीडियो फुटेज में दिखता है कि एलिस ने अपनी सबसे प्रिय चीजें मोबाइल, घड़ी, ब्रेसलेट झील के पास दफना दी थी। ये उसकी ओर से एक प्रतीकात्मक विदाई लगती है, जैसे कि वो जानती थी कि उसका अंत निकट है। लेकिन सबसे भयानक मोड़ आता है जब एलिस के मोबाइल फोन में आखिरी फुटेज दिखाई जाती है। उसमें एलिस एक डरावनी पानी से लथपथ आकृति के सामने आती है और वह आकृति कोई और नहीं बल्कि खुद एलिस ही है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि एलिस को अपने ही भूत से सामना हुआ, जैसे वो अपने भविष्य की छाया देख रही थी। इस पर जून का मानना है कि एलिस को अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था और ये सब एक तरह की मानसिक प्रतिक्रिया थी। वहीं रसेल और मैटिस रहस्य को तर्क और विज्ञान की नजर से देखते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। डायलॉग की झलकियाँ। जून, उसे पता था, उसे सब पता था, उसने खुद को उस रात देखा था। रसेल, मैं मानता हूँ हम सब कभी कभी मौत के बारे में सोचते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो जानती थी। मैट, ये वही है जो मैंने वीडियो में देखा था। ये उसका भविष्य था जो उसे घेर रहा था। एलिस के द्वारा खुद के भविष्य को देखने की बात यहाँ और भी ज्यादा गहराई पकड़ती है। लेख पर जो भी घटा वो साबित करता है कि कोई अलौकिक शक्ति जरूर मौजूद थी, जिससे एलिस को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। इस रहस्यपूर्ण घटना के बाद जब फैमिली घर लौटती है तो सबको लगता है कि घर पहले से शांत है, मानो एलिस ने उन्हें अपने असली रूप को दिखाकर शांति पाली हो। रेक के साथ भी वे लोग अब सुलह कर लेते हैं, ये समझते हुए कि उनकी हर कोशिश एलिस को बचा नहीं पाई। अब वे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, घर भी छोड़ते हैं और जून स्वीकार करती है कि उसे अब धीरे धीरे भूलने लग रहा है कि एलिस कभी लौटेगी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जून और एलिस दो अलग अलग समय में एक जैसे अनुभव कर रहे हैं। एक टाइम कॉन्टेक्टेड मैजिक सा लगता है। जून घर में एलिस के कमरे में जाती है और एलिस उसे देख नहीं पाती, ठीक वैसे जैसे पहले रसेल के साथ हुआ था। एलिस कहती है वो लोग अब चले गए और हम देखते हैं कि फैमिली की फोटो में भी एलिस की आत्मा एक खिड़की से झांक रही है। अब हमें फिल्म के पुराने फुटेज में एलिस की आत्मा कई बार दिखती है, जो बताता है कि वो सच में घर में मौजूद थी। लेकिन दुखद ये है कि जब फैमिली उसे देखना चाहती थी तब वो दिखती नहीं थी, और अब जब वे आगे बढ़ चुके हैं एलिस वहीं रह जाती है, अकेली। फिल्म का गहरा थॉट है डैश सिम्युलेक्रम डैश, यानी किसी चीज की नकल इतनी असली बन जाती है कि वो खुद सच लगने लगती है। लेक मंगोड़ में एक डॉक्यूमेंट्री जैसा अनुभव देता है, मगर असल में ये एक बनाई हुई कहानी है। लेकिन इसके जरिए हम सच और कल्पना के फर्क को लेकर उलझ जाते हैं। फिल्म बार बार एक ही फुटेज दिखाकर उसका मतलब बदल देती है, यही इसकी खासियत है। आखिर में एलिस की आत्मा दर्शकों को दिखती है, न कि फैमिली को, जिससे साफ होता है कि ये डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है और फिल्म दर्शकों के साथ एक दिमागी खेल खेलती है। लेक मंगो का अंत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या मौत वाकई अंत है या फिर कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है, यादों में, घर में या फिर स्क्रीन पर।